हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम में हिंदू छात्रों को धमका रहे हैं मुस्लिम क्लासमेट। जी हां, कह रहे हैं इस्लाम कबूल करोगे तो बच जाओगे। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में मचा है हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सुडान में आर्मी और पैरा मिलिट्री के बीच में झड़प में अब तक 270 की मौत हुई है। ऐसे में अपने भारतीय वहां फंसे हुए हैं। दोस्तों जयशंकर जी ने बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। आपको बताएंगे कैसे वहां से भी अपने भारतीयों को अब निकाल पाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी। सारी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी नेता ने अतीक अहमद को शहीद बताने की कोशिश की है। दोस्तों भारत रत्न मिलने तक जैसी कर दी है बात। सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मुसलमान बनो टेंशन फ्री रहो वरना जन्नत जाने तक की कहती है बात। दोस्तों बता दें आपको, ब्रिटेन से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ स्कूलों में मुस्लिम छात्र अपने हिंदू सहपाठियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम छात्र हिंदू क्लासमेट्स को बुली होने बचने के लिए अपना धर्म बदलने के लिए कह रहे हैं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि भारत में जो हो रहा है उसके लिए हिंदू छात्रों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके लिए उन्हें दूसरे धर्मों के साथी विद्यार्थियों से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी घटनाएं हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सितंबर 2022 में लिसेस्टर में हुए बवाल के बाद और तेज हो गया है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये दंगा मुस्लिम और हिंदू समुदायों के युवाओं के बीच संघर्ष के चलते हुआ था। अब स्टडी में पाया गया है कि दंगा लिसेस्टर में हिंदू चरमपंथ होने का दावा करने वाले झूठे नैरेटिव से जुड़ा था। इसी नैरेटिव के चलते स्कूलों में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टडी के मुताबिक हिंदू छात्रों को खूब बुली कहा जा रहा है। हिंदुओं के प्रति अपमानजनक घटनाओं के कई उदाहरण थे। आपको बता दें, जैसे कि उनके शाकाहारी होने का मजाक उड़ाना, देवी देवताओं का अपमान करना और उन पर बीफ फेंकना आदि। आपको बता दें दोस्तों, स्टडी में पाया गया है कि मुस्लिम विद्यार्थियों ने काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदू छात्रों से कहा कि या तो वे इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो काफिरों की तरह दोजख में जाएंगे। एक अन्य मामले में छात्र से कहा गया कि तू ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, यदि जन्नत में जाना चाहता है तो इस्लाम में आना होगा। ये सब चीजें दोस्तों स्टडी में खुलासे की गई हैं और ये कहीं और नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के स्कूलों में ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जहां पर मुस्लिम छात्र हिंदू छात्रों को धमका रहे हैं। ये कहकर ये जरूरी खबर थी दोस्तों, आपको बताना बेहद जरूरी लगा। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या स्कूल के अंदर जहां पर जिसको विद्या का मंदिर माना जाता है दोस्तों, वहां पर ऐसी चीजें होनी चाहिए? आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए बताना मत भूलेगा। और वीडियो को आज जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सूडान में अमेरिकी प्रयास नहीं आया काम। 5वें दिन भी भीषण जंग, अब तक 270 लोगों की मौत। लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों ये है कि हमारे भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं। अब सऊदी अरबिया और यूएई के साथ सूडान के युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षा करेंगे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी। आपको बता दें, जयशंकर जी की फिर एक बार विदेश नीति काम आती नजर आ रही है और भारत का डंका बजता नजर आ रहा है। बता दें, भारत हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया सहित विभिन्न देशों के साथ करीबी समन्वय कर रहा है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उस देश में जमीनी हालात गंभीर है और इस समय लोगों की आवाजाही जोखिम भरी होगी। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की और भारतीयों की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक सहयोग देने का भरोसा दिया। सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच पिछले सप्ताहांत में शुरू हुए संघर्ष के बाद से वहां अभी तक कम से कम 270 लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत सूडान में हिंसा की स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आवाजाही सुरक्षित हो और लोग जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो, तथा विदेश मंत्रालय और खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास सतत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए है। ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी लगातार हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और वो प्रयास सफल होता भी नजर आ रहा है और जल्द से जल्द अपने भारतीयों को वहां से निकाल भी लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बहरहाल जिस प्रकार से सूडान में अभी स्थिति है और बड़ा ही खतरों का मंजर बना हुआ, ऐसे में अपने भारतीयों जो वहां फंसे हुए हैं दोस्तों, आप लोग उनको क्या
आश्वासन देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये धैर्य रखने का समय है। भारत जरूरी कदम उठा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, और गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही ये खबर चाइना को पता चली, उसने क्या रिएक्शन दिया है दोस्तों, वो हम आपको भी बताने वाले हैं। पहले बता दें कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है, और ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ये अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर चाइना में फैली, चीन के दिल में आग लग गई। जी हाँ दोस्तों, उसने कह दिया कि हमारे पास 90 करोड़ क्वालिटी वर्क फोर्स है। जी हाँ, भारत के सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने पर चीन ने ये बेतुका बयान दिया। आपको बता दें, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन ने एक बार फिर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसने दावा किया कि उसके पास अभी भी 900 मिलियन यानी 90 करोड़ लोगों का गुणवत्ता कार्यबल यानी क्वालिटी वर्क फोर्स है, जो विकास में अहम योगदान प्रदान करता है। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसंख्या लाभांश मात्रा यानी क्वांटिटी पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, क्वालिटी पर निर्भर करता है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जनसंख्या महत्वपूर्ण है और प्रतिभा भी है। चीन की आबादी 1.4 अरब से अधिक है। कामकाजी उम्र के लोग 90 करोड़ से के करीब हैं। वांग ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि हमारी जनसंख्या का लाभांश गायब नहीं हुआ है और हमारी प्रतिभा का लाभांश तेजी से बढ़ रहा है और विकास के लिए प्रोत्साहन मजबूत है। ऐसे में दोस्तों चाइना को पता था कि उसको कुछ ना कुछ तो इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, वरना सब समझेंगे, पूरा विश्व ये समझेगा कि चाइना इस फील्ड में पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों उसने भारत पर ही बेतुका बयान दे दिया और ये दिखाता है कि चाइना कितना ज्यादा जेलस करता है दोस्तों अपने भारत से। अब जब जनसंख्या भारत की बढ़ गई है और चाइना से आगे निकल गई है, तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास गुणवत्ता वर्कर्स हैं। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा चाइना को। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बात करते हैं खबर की एलएसी पर। तनाव के बीच राजनाथ सिंह जी का सख्त संदेश, कहा बदलते परिदृश्य में रक्षा तैयारियों का आकलन बेहद जरूरी, बता दे चीन से जारी गतिरोध। और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी गतिविधियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सतर्क किया है। उन्होंने सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलएसी पर पीएलए सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में सेना को इस सीमा पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इस दौरान रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों से दुनिया भर में भू राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान देने और उसके मुताबिक अपनी योजना और रणनीतियों को ढालने का आह्वान भी किया। राजनाथ सिंह की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बीते कई सालों से चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में आई है। जी हां, इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस समय विश्व तमाम तरह की अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। इसके चलते भविष्य के युद्ध अत्यधिक अप्रत्याशित होंगे। साथ ही वर्तमान के रोज बदलते परिदृश्य में खतरों और हथियारों का दायरा काफी व्यापक हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां बहुत बड़ी खबर, अतीक के रिश्तेदार ने ही खोल दी पोल, बताया बच्चे के सहारे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा पाकिस्तान। बता दें अतीक अहमद की हत्या को लेकर शफीकुर रहमान जैसे नेताओं के बयानों का आधार बनाकर पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इसके लिए वो छोटे बच्चों का सहारा ले रहा है जो अपनी वीडियो में भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन उसके इस दुष्प्रचार की हवा को भारतीय मुसलमानों ने ही निकाल दिया। दरअसल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि यूपी सरकार ने अतीक को मरवाया है। ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है, ये तो निजी दुश्मनी हो गई है। मुल्क में इंसाफ नहीं रहा, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, अदालतें तो बेकार हो गई हैं। ये उनके यानी अतीक के साथ जुल्म हुआ है। अब इस तरह के बयानों का फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। कारण पाकिस्तान के एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो यूट्यूबर है, नाम छोटा इमरान है। उसके वीडियो में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा साफ नजर आ रहा है। वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है और कह रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये बच्चा खेलने कूदने की उम्र में कट्टरता का शिकार हो गया है। भारत में अतीक अहमद की हत्या को मजहब से जोड़ने की कोशिश में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है और उसने अपने दुष्प्रचार
प्रचार के लाउड स्पीकर को ऑन कर दिया है। जी हाँ, यूट्यूबर कह रहा है कि अगर एक मुसलमान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो मिट्टी में मिला देगा। हिंदुस्तान का कोई संविधान नहीं, बस जय श्री राम का नारा लगाओ और कुछ भी कर लो। अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर ये साबित करता है कि हिंदुस्तान आतंक का गढ़ है। मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान के जुल्म के खिलाफ हूँ। उसने दोस्तों बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को भी अपने इस बयान में घसीटने की कोशिश की। अब ऐसे में अतीक के रिश्तेदार ने इसकी पोल खोलते हुए क्या कहा है आपको बता दें। जिशान ने आज तक मीडिया से कहा कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री है यानी योगी आदित्यनाथ जी, मैं सोचता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते, वही पुरानी सरकारें होती तो जैसा हम जैसों का पता ही नहीं चलता। यानी कि दोस्तों उसने ही अतीक अहमद की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन पाकिस्तान मौके का फायदा उठा करके चौंका मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी राय तो बनती है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां 111 देशों के 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने G20 की 100 बैठकों में लिया भाग। बता दे भारत के G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि 111 देशों के 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने अब तक भारत द्वारा आयोजित G20 की 100 बैठकों में भाग लिया है। श्रृंखला ने कहा कि हमने अपनी अध्यक्षता में अपनी 100वीं बैठक शुरू कर दी है। यदि आप 200 के रूप में हमारी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों की अनुमानित संख्या लेते हैं तो हम लगभग आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर आप हमारे द्वारा आयोजित की गई 100 बैठकों को देखें तो हमारे देश के 41 अलग अलग शहरों में ये बैठकें हुई हैं। इसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। G20 के मुख्य समन्वयक ने कहा कि इन बैठकों में 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और मुझे लगता है कि ये एक रूढ़िवादी आंकड़ा है और इन बैठकों में 111 राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व किया गया है जो हमने अपनी अध्यक्षता में आयोजित किया। बहुत बड़े आंकड़े हैं दोस्तों और भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है जो कि भारत के रुतबे को और भारत के अच्छाई को दिखाती है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सुरक्षा राज शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, भारत पर भरोसा करता है इजराइल। बता दें इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। वे इजराइल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर बातचीत करने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त मानता है। उन्होंने कहा कि उनका देश अधिक इजरायली कंपनियों को भारत में ऑफिस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के विदेश मामलों के संपादक रेजाउल एच लस्कर के साथ बातचीत में नीर बरकत ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात है और इसे बढ़ाना है। जब उनसे पूछा गया कि प्राथमिकता वाले ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें भारत और इजराइल अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम अपने सुरक्षा रहस्यों यानी सिक्योरिटी सीक्रेट्स को भारत के साथ साझा करने में सहज महसूस करते हैं क्योंकि हमें भारत सरकार और लोगों पर पूरा भरोसा है। ऐसे में दोस्तों इजरायली अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत जी को आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां हिंद महासागर में चीनी जहाजों की चहलकदमी हुई तेज। आखिर पानी के अंदर कौन सी साजिश कर रहा है ड्रैगन। बता दें इंडियन ओशियन पर चीन की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में उसने 19 फीचर्स का नाम चीनी भाषा में रखा है। इससे अलग चीन के रिसर्च और सर्वे जहाज अक्सर इस क्षेत्र में गश्त करते ही रहते हैं। ये जहाज 90 डिग्री वाले क्षेत्र में नजर आते हैं और इसके आसपास ही काम करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो चीन का मकसद ऐसा करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले समय में अपनी पनडुब्बियों के लिए समुद्र का नक्शा तैयार करना है। 13 अप्रैल को चीन के रिसर्च और सर्वे जहाज यांगशी U760 ने मलेका स्ट्रेट्स को पार किया था और ये जहाज हिंद महासागर पर करीब 4 महीने तक रहा। ऐसे में चीन का क्या मकसद है बता दे। चीन का मकसद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर के समुद्रों पर अपना कब्जा करना है। इस पहल के तहत चीन अफ्रीका के पूर्वी तट को शामिल करना चाहता है। अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट पर बसे देश दक्षिण अफ्रीका के से जिबूती तक चीनी कर्ज के नीचे दबे हैं। ऐसे में हिंद प्रशांत की सुरक्षा और अहम हो जाती है। बड़े देश श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों के अलावा इंडोनेशिया जैसे देशों में भी आर्थिक स्थितियां काफी गंभीर हैं और ये भी चीन के युआन के अधीन हो चुके हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां यूएस हाउस स्पीकर मैकार्थी से मिले भारतीय राजदूत संधू द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की चर्चा। जी हां, अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चाएं की। अमेरिकी कैपिटल में मैकार्थी से मुलाकात के बाद संधू ने ट्वीट किया कि भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने तथा आपसी हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर हमारी उपयोगी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों, जहां नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ी। काठमांडू से दिल्ली के एम्स के लिए किया गया रेफर। बता दें नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल
कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उनको इलाज के लिए अब दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया जा रहा है। इससे पहले काठमांडू में उनका इलाज चल रहा था। उनको फेफड़ों में संक्रमण की बात सामने आ रही है। उनको सांस लेने में काफी तकलीफें हो रही हैं। काठमांडू में इलाज से उनको राहत नहीं मिली, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी अस्पताल में उनको दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। नेपाल प्रेसिडेंट ऑफिस ने बताया कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, जिसके बाद उनको तुरंत काठमांडू अस्पताल लेकर जाया गया। जानकार के मुताबिक बीते 15 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। वो लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहे थे मगर इससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रपति जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उनसे मिलने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी पहुंचे थे और वो काफी देर तक अस्पताल में रुके। ऐसे में दोस्तों उनको दिल्ली एम्स अस्पताल लाया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन अमेरिका तनाव दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत, जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्चस्व और ताइवान मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान में चीन के युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका ने भी वहां अपने युद्धपोत मिलियस को भेज दिया है। इस बीच सिंगापुर के पीएम ली ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। ली ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव की इस स्थिति के जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। ऐसे में इन वैश्विक महाशक्तियों के बीच का गतिरोध दुनिया के अन्य देशों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां इजराइल का नाम लेकर भारत के पूर्व नौसैनिकों को क्यों फंसा रहा है कतर। बता दें क्या है सीक्रेट पनडुब्बी कनेक्शन। दरअसल कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 रिटायर अधिकारी अपने वतन कब वापस लौटेंगे कोई नहीं जानता। पिछले साल अगस्त से इन पूर्व नौसैनिकों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। कतर ने इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। वेबसाइट द प्रिंट की एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ये अधिकारी कतर के सीक्रेट पनडुब्बी प्रोग्राम की जानकारी हासिल कर रहे थे। कतर ने इटली से हाई टेक पनडुब्बियां खरीदी है और इसकी जानकारी वो छिपा कर रख रहा है। भारत में इसके परिवार वाले खासे परेशान हैं और वो लगातार सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। भारत के तमाम कोशिशों के बाद भी कतर इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छोड़ नहीं रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें आपको, जहां पुतिन के खेरसोन से लौटने के बाद फ्रंट लाइन पहुंचे जेलेंस्की बोले जीत से कम मंजूर नहीं। जी हां, यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग में दोनों देशों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि दोनों देशों के राष्ट्रपति वॉर जोन में पहुंचकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों व्लादिमीर जेलेंस्की भी फ्रंट लाइन पर पहुंचे। वॉर जोन में पहुंचकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि मैं जंग में जीत के अलावा कुछ नहीं चाहता हूं। जेलेंस्की ने इस दौरान रूसी हमलों में घायल सैनिकों से भी बातचीत की। पिछले दिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खेरसोन गए थे, जहां उन्होंने रशिया के सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां स्थानीय निकाय चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित। जी हां, श्रीलंका से बड़ी खबर, इलेक्शन कराने के लिए वित्त विभाग के पास पैसा ही नहीं। बड़ी खबर, अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने बुधवार को घोषणा की है कि 25 अप्रैल को होने वाले निकाय चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव मंगलवार को नहीं होंगे क्योंकि ट्रेजरी ने अभी तक चुनाव के लिए आवश्यक धन जारी नहीं किया है। द्वीप राष्ट्र के मौजूदा आर्थिक संकट से जुड़े कई कारणों के चलते स्थानीय निकाय चुनाव पहले 9 मार्च को होने वाले थे, लेकिन इसे 9 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इन चुनावों को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज 20 मार्च को देश ने इन चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अतीक अहमद को मिले भारत रत्न शहीद अतीक अहमद। जी हां, ये कोई और नहीं, यूपी निकाय चुनाव में कांग्रेसी नेता ने की है ये मांग। बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के एक नेता ने माफिया अतीक अहमद को शहीद बताया है। यूपी निकाय चुनाव में प्रयागराज से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया यही नहीं रुके, उन्होंने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली। राजकुमार ने अतीक की कब्र पर पहुंचकर तिरंगा तक उड़ा दिया। वीडियो में कांग्रेसी नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो अतीक को शहीद का दर्जा दिलाएगा। हालांकि उनका ये बयान उन्हें महंगा पड़ गया और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजकुमार प्रयागराज के पार्षद के प्रत्याशी हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें ये तो उत्तर प्रदेश से खबर थी, लेकिन महाराष्ट्र से भी इसी तरह की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उधर महाराष्ट्र में बीड जिले में अतीक अहमद तथा उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ अहमद को बैनर लगाकर शहीद बताने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि यह घटना मंगलवार को
जिले के मांजला गांव में हुई, जिसके बाद कई स्थानीय लोग बैनर के पास जमा हो गए। अधिकारियों ने तुरंत इस बैनर को हटाया। पुलिस ने कहा कि अतीक और उसके भाई को बैनर लगाकर शहीद के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में दोस्तों माफिया अतीक अहमद को लेकर जिस प्रकार से शहीद बताया गया है और बैनर टांगे गए हैं, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपकी क्या राय होगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर अतीक अहमद की हत्या के बाद उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के परिवार को दे दी गई है सुरक्षा। पहली बार ऐसा हुआ है। बता दें, अतीक अहमद हत्याकांड के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के परिजनों को लेकर उत्तराखंड में भी पुलिस एक एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने को उत्तराखंड पुलिस ने धांसू प्लान बनाया है। गांव में रह रहे परिजनों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों पर नजर भी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा गांव और आसपास के क्षेत्रों में गश्ती बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में गश्त और पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में सभी तरह की सुरक्षा कैटेगरी वाले वीआईपी या वीवीआईपी की सुरक्षा भी सख्त करने के निर्देश दिए गए। अगर आप भी मानते दोस्तों ये बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अतीक अहमद के बाद एक बार फिर से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों दबंगों की दुनिया की बात करें तो दादा स्वतंत्रता सेनानी, चाचा उपराष्ट्रपति, फिर भी माफिया बन बैठा मुख्तार अंसारी। जी हां, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार काफी परेशान है। वो अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से डरा हुआ है। हालांकि मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वहां सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाती है। उसके परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है। बहरहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां अक्षय तृतीया से पहले सस्ता हो गया सोना, कीमतों में आई जोरदार गिरावट। जी हां, गोल्ड खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना सस्ता हो गया। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में गिरावट हावी रही, जिसका असर घरेलू मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। HDFC सिक्योरिटीज ने इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 510 रुपए की गिरावट के साथ 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। तो वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 920 रुपए की गिरावट के साथ 74,680 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये था कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।